दोस्तों नमस्कार। करंट अफेयर की सेशन में आप सबका स्वागत है। करंट अफेयर की सेशन में हम टॉपिक वाइज जो हमारे करंट सेक्शन है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से आपको आने वाले फिल्म्स में जो 72 का फिल्म्स होने वाला है उसमें सीधे प्रश्न देखे जा सकते हैं और काफ़ी कंक्रीट वे में इसको हम डिस्कस करेंगे जो कि 360 डिग्री में होगा। जो भी उनके बेसिक चीज़ें होंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ताकि आपके उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो सॉल्व होने की संभावना बढ़ जाएगी। होता यूँ है दोस्तों कि आप आने वाले समय में देख रहे होंगे कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे गए जाने लगे। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। इससे ये एक बेचैनी सी बढ़ जाती है, एक परेशानी बढ़ जाती है कि जो हम फैक्चुअल चीज़ को पढ़ते हैं, फैक्चुअल चीज़ों को पढ़ते हैं, उससे हमारा जो प्रश्न है वो सॉल्व होगा कि नहीं। तो ये एक समस्या बन गई है। इसी को ध्यान रखते हुए हम कंक्रीट वे में जो 360 डिग्री कहा जाता है उस वे में हम डिस्कस करेंगे और वो आपके जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो उसको सॉल्व करवाने में काफ़ी मददगार होगा। तो चलिए देखते हैं इस सेशन में। इस इसमें हम दोस्त करवा क्या रहे हैं, हम जैसे कि टॉपिक वाइज करेंगे जो आपको बता देते हैं। तो इसमें हम करेंगे जो भारत में प्रथम है, जो भारत में प्रथम है ये टॉपिक आपको पता होगा। इससे 4 से 5 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं बीपीएससी में। जैसे भारत में प्रथम हो गया, फिर विश्व में प्रथम हो गया। इस तरह से हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये सेक्शन कंप्लीट होगा उसके बाद हम विश्व में प्रथम शुरू करेंगे। उसके बाद नेशनल को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आईआर को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारे इकोनॉमी के जो सेक्शन होते हैं उसको करेंगे। जो पॉलिटी में जो बनेंगे, ठीक है, पॉलिटी में जो बनेंगे उसको हम सेक्शन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे अमेंडमेंट होते हैं, बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं जो हमारे सीधे एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े रहते हैं, उन वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर कुछ चीज़ें ऐसा होगा जो ज्योग्राफी से रिलेटेड होता है। अ, जैसे नेशनल पार्क हो गए, टाइगर रिजर्व हो गए, माइनिंग हो गए, ये सब कहाँ कौन सी चीज़ें पाया जाता है। बहुत सारे एनिमल्स हो गए, स्पेसीज हो गए, वो बहुत सारे नए रूप में इन्वेंशन होता है वो मिलते हैं कहीं कहीं, तो उस सभी को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों करंट अफेयर की सीरीज में हम कर रहे हैं अभी। जो हमारा भारत में फर्स्ट होता है, जैसे भारत में प्रथम है, विश्व में प्रथम है, इस तरह से हम ये वाला अभी कर रहे हैं। 1 या 2 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज़ आप लोग याद रखिए कि जो हमारा कंप्लीट करंट अफेयर का होगा, जो एक तरह से कह सकते हैं कंप्लीट होगा, ये आपका ये हो जाएगा आपका। जैसे कि 12 मंथ का हमें करना है, तो हम कोशिश करेंगे कि 12 मंथ को 12 आवर में ख़त्म कर दें। ठीक है, तो 12 महीने का करंट अफेयर आपको 12 घंटे में ख़त्म हो जाएगा इस सीरीज़ के माध्यम से। और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही कर देंगे। जैसे कि पहला इसमें है कि अमरावती क्वांटम वैली प्रोजेक्ट। तो जैसे देखिए ये पॉइंट है, तो इसमें ये प्रश्न सीधे बनेंगे। अगर यहाँ से बनेंगे तो अमरावती क्वांटम वैली प्रोजेक्ट के तहत पूछ दिया जाएगा कि इसके जो दो इसमें 2 केंद्र बनाए गए हैं, अमरावती 1S और अमरावती 1Q। तो यही पूछ देगा कि अमरावती 1S और अमरावती 1Q जो है इसका संबंध किससे है। तो यहाँ पे कुछ मान लेते हैं कि बहुत सारे चीज़ ऐसे प्रश्न बनते हैं आजकल, उसमें ये इसका कुछ कह देगा। धान धान की किस्म है, ये धान की किस्म है। उसके बाद कह देगा किसी फसल का नाम दे देगा। उसके बाद रॉकेट से संबंधित चीज़ें दे दिया जाता है, या कुछ इनोवेशन चीज़ें होता है, साइंस टेक्नो उससे संबंधित चीज़ें दे दिया जाता है। तो आपको सतर्क रहना है, क्योंकि भारत की पहली क्वांटम टेस्ट और संदर्भ सुविधाएं यहाँ शुरू किया गया है। तो अमरावती क्वांटम वैली प्रोजेक्ट के बारे में क्या हो गया, ये इसके 2 प्रमुख केंद्र है और ये कहाँ पे है, अमरावती, आप सबको पता होगा। तो ये ध्यान में रखना है, साइंस टेक से रिलेटेड चीज़ें हैं। उसके बाद देख लीजिए भारत का पहला 3D कंक्रीट प्रिंटेड घर, भारत का पहला 3D कंक्रीट प्रिंटेड घर कहाँ पे बना है, ये आपको याद रखना है। किसके द्वारा बनाया गया ये भी याद रखना है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये जो कंक्रीट प्रिंटेड ग्रामीण घर है, इसको प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण से बनाया गया है। इस योजना के माध्यम से बनाया गया है, कि ये चीज़ आप लोगों को याद रखना होगा। उसके बाद ये बना कहाँ पे है, ये CSIR का जो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में है, वहाँ पे ये बनाया गया है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यही चीज़ें पूछ दिया जाएगा कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड ग्रामीण घर जो है वो कहाँ पे बनाया गया है। CSIR का रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे बनाया गया है। इसमें आपको CSIR के बारे में आपको बता दें थोड़ा सा जो जानकारी। जो CSIR क्या है, तो ये देखिए CBRI क्या होता है, ये होता है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि रुड़की में है। और उसके CSIR जो संस्थान है, जो कि आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, उसका ही एक बिल्डिंग है CBRI करके। तो इसी में
भारत का पहला 3D कंक्रीट प्रिंटेड घर बनाया गया है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट भी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। उसके बाद है भारत का पहला जलवायु अनुकूल भवन। जलवायु अनुकूल भवन इसी में बना गया है, CSIR CBRI जो रुड़की में है। अभी हम लोग जान रहे थे कि ये क्या है, तो आंतरिक तकनीकों की को विकसित किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें जलवायु अनुकूल जो घर होता है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें को ध्यान रखा रखा जाता है जो जलवायु के अनुकूल चीज़ें होता है। जैसे कि देख सकते हैं, इस घर में 40 से 60% कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा। इसमें पर्यावरण प्रभाव को कम करने के लिए जो थर्मल कंफर्ट है उसको बढ़ाने के लिए इसको मेन रूप से डिज़ाइन किया गया है। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है। जैसे भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित जिला कौन सा बना गया है, तो दीव बना गया है। भारत का पहला ऐसा जिला बन गया है जो संपूर्ण बिजली की मांग सौर ऊर्जा से कंप्लीट किया जाता है। ये आपको याद रखना है। इससे संबंधित कुछ चीज़ और दोस्त देख लेते हैं। जैसे कि ये काफ़ी मल्टी डायमेंशनल ये वाला टॉपिक हो जाता है सौर ऊर्जा। पता है सौर ऊर्जा काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आजकल के संदर्भ में पर्यावरण के दृष्टिकोण से। तो ये देखिए, जो भारत का रैंक है इसके उत्पादन में, जो भारत का रैंक है वो क्या है, थर्ड है, ठीक है, थर्ड है। पहला पहला पर आपका क्या है, पहला पे आपका चीन हो जाएगा। जो फर्स्ट है वो चीन है, जो सेकेंड है वो यूएसए है। यूएसए है, याद रखना है। जो कितना उत्पादन होता है इंडिया में, तो जो स्थापित हमारे जो प्लांट है उसके माध्यम से अभी हमें 164.59 गीगावाट का प्रोडक्शन होता है भारत में सौर ऊर्जा का। ये आपको याद रखना है। जो कुल क्षमता हमारा एक लक्ष्य, अभी कुल क्षमता की बात करेंगे, जो कुल क्षमता है भारत में सौर ऊर्जा के उत्पादन में, तो वो है कितना आपका 748 गीगावाट का। और एक चीज़ और इसमें देख लीजिए, भारत सरकार ने इसको 2030 तक का लक्ष्य रखा है। क्या है पता है, 30,000 का लक्ष्य है 500 गीगावाट प्रोडक्शन करने का। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगर इंडिया में देखेंगे कि सबसे इस तरह की चीज़ें, तो ये आपको पता चल गया। उसके बाद देखिए, सौर ऊर्जा उत्पादन कई स्तरों पे किया जाता है। एक तो लैंड वाले हिस्से पे किया जाता है, एक जो अभी काफ़ी पॉपुलर चीज़ें हो रहे हैं, जो वाटर होता है, वाटर बॉडी पे ये डेवलप किया जा रहा है। और आप लोग को पता होगा, कई सारे ऐसे पार्क है, जैसे राजस्थान का भादला पार्क, कर्नाटक का पावगढ़ा पार्क, गुजरात का खावड़ा पार्क, इस तरह से है। तो ये एक चीज़ याद रखिए कि ये पार्क जितने भी अभी हम नाम बताए उसको आप नोट कर सकते हैं। ये मैचिंग करने के लिए आने वाले समय में पूछ देगा, इसको आप याद रखिएगा। जो फ्लोटिंग सौर ऊर्जा क्षमता अभी हमारे यहाँ है, कितना का है इंडिया में, फ्लोटिंग ऊर्जा क्षमता कितना है, 102 गीगावाट का है, ठीक है, 102 गीगावाट का है, ये याद रखिएगा। और इसका अभी काफ़ी सारे चीज़ें पे रिसर्च हो रहा है, जो काफ़ी डेवलप होगा आने वाले समय में। उसके बाद एक चीज़ आप बताइए कि जो फ्लोटिंग सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा प्लांट इंडिया में कहाँ है, तो वो है ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है। और उसकी क्षमता आपका 278 मेगावाट का है, ये याद रखिएगा। जो पहला प्लांट है, दूसरा प्लांट है उसमें उसको विस्तारित करके 600 मेगावाट कर दिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था जो अभी डिस्कस किए। तो देखते हैं आगे। उसके बाद है कि भारत का पहला एआई संचालित सामुदायिक स्क्रीनिंग कार्यक्रम कहाँ पे डेवलप किया गया है, तो ये जो है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केंद्र और स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ई हेल्थ एआई इकाई के रूप में ये एक तरह से डेवलप किया जा रहा है। इसकी शुरुआत दिल्ली में की गई है, ठीक है। दिल्ली में डायबिटिक रेटिनोपैथी की जांच करने के लिए किया गया है। तो डायबिटीज के संदर्भ में ये क्वेश्चन बनता है, आप इसको याद रखिएगा। भारत का पहला एआई संचालित सामुदायिक स्क्रीन कार्यक्रम कहाँ किया गया, बस इतना ही याद रखना है। स्वास्थ्य मंत्रालय, ये तो ऐसे भी पता चल जाएगा। ई हेल्थ एआई यूनिट जो है कहाँ पे है, तो ये आपको नई दिल्ली में जो डायबिटिक्स चीज़ है वहाँ उसके संदर्भ में है। उसके बाद है एक सनराइज़ फेस्टिवल है। सनराइज़ फेस्टिवल आपको कहाँ किया गया है, ये हुआ है तो अरुणाचल प्रदेश के डोंग गाँव में, डोंग गाँव। इस ये कब हुआ था, जो हमारी पहली जनवरी होती है उस नया साल का, तो उसी के उपलक्ष्य में ये किया जाता है वहाँ पे डोंग गाँव अरुणाचल प्रदेश में, जो कि लोहित नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। अब यहाँ देखिए, एक चीज़ और आपको लोगों को बता दें, जो हम लोग के मन में ये आते रहता है कि जो कभी किसी रिवर का नाम पूछ दिया जाता है कि कौन किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो दोस्तों वो चीज़ सब ना ऐसे ही चीज़ों से ड्राइव किया जाता है। मतलब ये हुआ
कि अनायास कोई भी नहीं पूछा जाता। जैसे मान लीजिए लोहित नदी किनारे हुआ है ये फेस्टिवल, तो यही पूछ देगा कि लोहित किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये आपका ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियाँ हैं और ये कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत से निकलती है, ठीक है। तिब्बत से निकलती है। ये भारत में लगभग 200 किलोमीटर इसका प्रभाव क्षेत्र है। तो उसके बाद ये आगे बढ़ती है। तो इसी तरह की चीज़ों को आप याद रखना, जैसे लोहित नदी पूछ देगा ये कहाँ पे है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है और ब्रह्मपुत्रा की ये एक तरह से सहायक नदियाँ हैं। पोलो प्रभात डांस ऑफ द डॉन सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ 2026 की पहली सूर्योदय किरण का स्वागत किया गया था। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे एक चीज़ और है जो कि मेयोर और मिसमी समुदाय के मेयोर और मिसमी समुदाय वहाँ के जो प्रमुख जो एक तरह से जनजातीय समूह है वहाँ पे इसी के द्वारा ये मनाया जाता है। किसके द्वारा, तो सेपरेट भी ये दोस्त पूछ दिया जाएगा कि ये जो मिसमी समुदाय और मेयोर जो समुदाय है ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन दोस्त सभी चीज़ों का जैसे सांस्कृतिक एवं पर्यटन टॉपिक दिया गया है, तो अगर ये स्पेशल ये पूछ दिया जाएगा तो अनायास हम लोग किसी कल्चर के बुक में खोजने शुरू कर देंगे या किसी नोट्स में खोजना शुरू कर देंगे। लेकिन कहीं न कहीं ये सारी चीज़ जो है ना करंट अफेयर से ही रिलेटेड होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि करंट प्लस करके एक हमारा सीरीज है, उसमें हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या होता है, जो हमारा करंट अफेयर के जो टॉपिक होते हैं वो तो होते ही हैं, और इससे रिलेटेड जो भी हमारे स्टैटिक हो जाते हैं, जो कि स्थिर है, जो नहीं बदलता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो वही यही चीज़ें हैं। यहाँ से आपका करंट अफेयर से ही आपका कल्चर का भी डिस्कसन हो गया। यहाँ पे तिब्बत वाला देखिए लोहित नदी है, तो ज्योग्राफी का भी डिस्कसन हो गया। तो जब इस तरह से आप करंट अफेयर को पढ़ेंगे, तब जाकर आपका करंट अफेयर बहुत अच्छा कंप्लीट हो जाएगा। आप कम भी पढ़ेंगे तो आपका उसका डायमेंशन बढ़ जाएगा और आपके क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे और रिजल्ट भी होगा। तो इसी तरह से करंट अफेयर को हमें पढ़ना चाहिए। उसके बाद क्या है, भारत का पहला जल सकारात्मक वाटर पॉजिटिव हवाई अड्डा किसका दर्जा किसको दिया गया है, ये जो हमारा IGAI दिल्ली का एयरपोर्ट है उसको दिया गया है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को इसमें किया गया है जो जल के संरक्षण से संबंधित है। जो ये ये आप देख लीजिए किसके द्वारा दिया जाता है, ये नीति आयोग के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। नीति आयोग के द्वारा ये जो चीज़ें की जाती है, नीति आयोग के द्वारा ये दिया जाता है। और इसमें जल संरक्षण के लिए काफ़ी सारे प्रयास किए गए हैं, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, स्टोरेज के लिए बहुत सारे, उसको रिसाइकिल की व्यवस्था वहाँ पे की गई है, फिर उसको रीयूज़ की व्यवस्था की गई है। उसी वाटर को जैसे वर्षा का पानी हो गया उसको कैसे रीयूज़ किया जाएगा, उसको कैसे हार्वेस्टिंग किया जाता है, कैसे उसका बचाव किया जाता है, संरक्षण, तो उसी संबंधी है। तो दिल्ली में जो IGAI एयरपोर्ट है उसी को ये दर्जा दिया गया है। भारत का पहला ऐसा वो एयरपोर्ट बन गया है। इसकी जो देखिए वार्षिक यात्री क्षमता है 40 मिलियन से अधिक के है होने के साथ यह दर्जा प्राप्त करना देश का पहला हवाई अड्डा बना है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, 40 मिलियन इसकी जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की क्षमता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि कई सारे आपको एयरपोर्ट दे देगा, दिल्ली दे देगा, चेन्नई दे देगा, मुंबई दे देगा या पटना दे देगा और कह दिया जाएगा मैचिंग करने के लिए, यहाँ से दिल्ली से है तो 40 मिलियन है, उसके बाद मुंबई से है तो वहाँ से भी आपको 60 दे देगा। इस तरह से चीज़ें मैच करने के लिए दे देगा, जो कि आजकल काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। तो इसीलिए कहता हूँ दोस्त कि क्वेश्चन यहीं से होते हैं, लेकिन हम लोग उसको जो थिंक नहीं करते हैं, उसको कोरिलेट नहीं करते हैं, इसलिए लगता है कि ये पता नहीं ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिया गया है। तो आगे पढ़ते हैं। भारत की पहली 3D फ्लैक्स एक्सरे एंजियोग्राफी एवं ग्लूकोज सर्जरी, भारत की पहला है एक तरह से है। ये कहाँ पे है, आर्मी हॉस्पिटल एंड रिसर्च रेफरल दिल्ली में द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। ई स्टेंट का उपयोग कर न्यूनतम चीर फाड़ वाली ग्लूकोमा सर्जरी को उन्नत 3D इमेजिंग से जोड़ा गया है। जो ग्लूकोमा होता है बीमारी, आपको पता होगा कि ये आँख का आँख की एक बहु डायमेंशन वाला बहुआयामी बीमारी होता है जो आँख में होता है, तो इसी संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि भारत की पहली 3D फ्लैक्स एक्सरे एंजियोग्राफी एवं ग्लूकोमा सर्जरी कहाँ किया गया है, तो आर्मी हॉस्पिटल में किया गया है जो नई दिल्ली में है, ठीक है। इसमें आई स्टेंट भी याद रखना है, यही पूछ देगा कि आई स्टेंट का संबंध किससे है, तो ये आपको याद रखना है। कई बार ये लगेगा ये तो कोई प्राइवेट सैटेलाइट तो नहीं है, तो ये इससे बचना है। ये क्या है, तो आपको इसी का उपयोग करके ये ग्लूकोमा सर्जरी को अंजाम दिया गया है।
उसके बाद देखिए एग्रीवोल्टाइक्स परियोजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? आपको उत्तर प्रदेश। देश का पहला राज्य बना जिससे एग्रीवोल्टाइक्स को अपनाया है। क्या है ये? इसकी विशेषता क्या है कि एक ही ज़मीन पर खेती और सौर ऊर्जा उत्पादन दोनों कार्य साथ-साथ होते हैं, ठीक है? कई ये सारे कई एग्ज़ाम्पल बहुत सारे जगह पे भी देखा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो है इसमें यूपी जो है इसमें पहला दर्जा इसको मिला है, तो आपको याद रखना है। एग्रीवोल्टाइक्स ये टर्म याद रखिएगा, सीधे यही पूछ दे सकता है कि एग्रीवोल्टाइक्स जो चीज़ें हैं उसका संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है कि एक ही जगह पर खेती और सौर ऊर्जा का उत्पादन जो किया जाता है उसी को ये टर्म दिया गया है, और इसमें पहला जो एक तरह से राज्य है वो है यूपी का। दोस्त एक चीज़ और बता दूँ कि इस तरह की चीज़ें हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं, और आप बीपीएससी चाहे 72 हो या 73 हो, इसके कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो भी आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सभी सब्जेक्ट का करवाएंगे एक एक के बाद एक। अभी हमारा चल रहा है, आप एक सेशन में हमारा करंट अफेयर का चल रहा है, दूसरे में हमारा सब्जेक्ट वाइज भी चल रहा है, तो आप जुड़ सकते हैं। और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ से काफ़ी फ़ायदा होगा। हम आने वाले समय में जो मेंस का भी यहाँ पे शुरू करेंगे, ठीक है? मेंस का एक तरह से ज़ीरो से शुरू करेंगे, ज़ीरो से। अगर आपको कुछ भी नहीं आता आंसर लिखने में, आपके जो भी नॉलेज है उसी नॉलेज के बेस पे हम मेंस आंसर राइटिंग भी यहाँ सिखवाएंगे। तो आप लोग जुड़िए इस चैनल से, आप लोग को आने वाले समय बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद देखते हैं जो हंसा 3 NG है। हंसा 3 NG पता है क्या है? ये एक तरह से ट्रेनिंग देने वाला पायलट प्रोग्राम है। हंसा 3 के द्वारा क्या किया जाता है? ये स्वनिर्मित पायलट है, स्वनिर्मित एक तरह से विमान है हंसा 3। क्या है? तो विमान है जो जो ट्रेनिंग वाले पायलट होते हैं, जो इसी से उसको ट्रेंड किया जाता है। तो ये भारत का पहला है, भारत का पहला ऑल कंपोजिट एयरफ्रेम वाला 2 सीटों वाला विमान है, जिसे पीपीएल और सीपीएल प्रशिक्षण हेतु तैयार किया गया। तो हंसा 3 क्या है? आपको बस इतना ही याद रखना है, ये एक विमान है जिसके द्वारा जो नए पायलट हैं उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद आप ये देख लीजिए जो हाइड्रोजन संचालित बसों का संचालन करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? कोचीन। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि केरल में है, वो क्या बन गया है आपका? हाइड्रोजन से संचालित बसों का संचालन करने वाला, जो आप लोग देखते होंगे जब यात्रा करते होंगे, जो एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं तो वहाँ से, ठीक है, वहाँ पे जो बसें संचालित की जाती है, तो वही ये वाला है। उसके बाद देख लीजिए इसी तरह की चीज़ें एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऐसी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन भी भारत में लॉन्च हुआ है, ये सब आपको पता होगा, जो कि ये मालवाहक है, ठीक है, मालवाहक है, पैसेंजर वाला नहीं है। तो यही आपको याद रखना है। जो हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन भारत में भी लॉन्च किया गया, कहाँ पे लॉन्च किया गया बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके, अगर आप लोग को पता होगा तो। इसका नाम क्या दिया गया है पता है? इसका नाम दिया गया है नमो ग्रीन रेल। जो और ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी? ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी आप लोग बताइए? ये 89 किलोमीटर रूट पे चलेगी। 89 किलोमीटर का रूट है होगा इसका हाइड्रोजन ट्रेन का, और ये चलेगी आपका हरियाणा में जिंद से सोनीपत तक, ठीक है, सोनीपत तक। तो ये आपको याद रखना है। हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन कौन सा है? ये है। उसके बाद जो बसों का संचालन कहाँ पे है? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पे किया गया है। बस आपको ये याद है। ये ट्रेन वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये एग्जैक्ट हमको लगता है पूछा जाएगा, काफ़ी चर्चा में भी रहा था, और इस पर काफ़ी पॉलिटिकल वाद विवाद भी हुआ था, तो ये आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद जो हमारा है आईआईटी बॉम्बे से संबंधित है, इसमें क्यूडीएम और क्यूएमएजीपीआई देखते हैं क्या है। ये भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया गया है। ये देखिए ये क्या है? ये क्वांटम माइक्रोस्कोप एक तरह से, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है क्यूएम मैग पीआई विकसित किया है, जो भारत का पहला पोर्टेबल क्वांटम मैग्नेटोमीटर है। टेस्ला रेंज में चुंबकीय अच्छा एक देखिए, ये पता है ये जो नैनो टेस्ला है और ये चुंबकीय क्षेत्र, याद रखिए 70वीं 71वीं में इस तरह का प्रश्न पूछा गया था कि जो चुंबकीय क्षेत्र का जो एक तरह से यूनिट होता है, इकाई होता है, कौन सा होता है? तो यही टेस्ला होता है। इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा गया था, देखिए इसीलिए तो हम पहले भी डिस्कशन कर रहे थे कि करंट अफेयर से ही रिलेटेड चीज़ें आपका स्टैटिक भी होता है। अगर करंट अफेयर का आपका कमांड हो गया तो आपका क्या कहते हैं,
आपका स्टैटिक भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि स्टैटिक में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका भी संबंध कहीं न कहीं करंट से ही होता है। तो इसीलिए आप लोग करंट अफ़ेयर को बहुत शिद्दत से पढ़िए, बहुत ही बढ़िया से पढ़िए, आपको का कंप्लीट हो जाएगा। का इसमें हम इसी तरह का आपको जो हम 360 नाम भी दिए हैं इसी वजह से कि 360 डायमेंशन वाले में हम इसको कंप्लीट करेंगे, तो ये आप लोग देखते रहिए। उसके बाद देखिए भारत का पहला बिल्ली संग्रहालय, बिल्ली संग्रहालय कहाँ पे है ये? एक तरह से मैसूर कर्नाटक में किया गया है। इसके संस्थापक शरथ बी एस हैं, ये याद रखिए। सीधे पूछ देगा कि दिल्ली से, अगर पूछा जाएगा उतना की ज़रूरत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछा जाएगा तो ये आपका मैसूर कर्नाटक में है। जिन मिन केट वर्ल्ड का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? जिन मिन केट वर्ल्ड का संबंध किससे है? ये बिल्ली संग्रहालय है, कहाँ पे है? यहाँ पे कर्नाटक में, तो ये याद याद रखना है आपको। उसके बाद है देखिए बिरसा 101, बिरसा 101 पहली स्वदेशी क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी है। क्रिस्पर आपको पता ही है, ये जीन एडिटिंग है, जीन में एडिट किया जाता है बहुत सारे जो प्रॉब्लम हमारे शरीर में होते हैं बीमारी के रूप में, जिसका उपचार बहुत ही कठिन होता है, जैसे कैंसर टाइप की चीज़ें, तो उसमें ही उसके ही जीन में ही एडिट करके उसको निकाल दिया जाता है, वही क्रिस्पर थेरेपी उसको बोलते हैं। तो जो सिकल सेल होता है, सिकल सेल के उपचार हेतु देश की पहली स्वदेशी क्रिस्पर जीन थेरेपी लॉन्च किया गया है और उसी का नाम दिया गया है आपका ये बिरसा 101। बिरसा 101 आपको दोस्त दे देगा, और कन्फ्यूजन करने के लिए कुछ भी दे दिया जा सकता है कि किसी ये फसल का जो नस्ल है या किस्म है, फसल का किस्म है, ठीक है, जो इसके नाम पर बनाया गया है। क्योंकि अभी आपको पता है कि इससे रिलेटेड जो बिरसा मुंडा से रिलेटेड हमारा जनजातीय दिवस भी मनाया गया। अच्छा आप लोग कमेंट में बताइए कि जो जनजातीय दिवस है वो कब ये मनाया जाता है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। उसके बाद एक चीज़ और जान लेते हैं कि जो सिकल सेल होता है क्या होता है, पता है आपको? इसके बीमारी संबंधी चीज़ को जान लीजिए। जो सिकल सेल एक तरह से जो होता है, ये खून से संबंधित एक गंभीर जेनेटिक बीमारी है, जो कहाँ होता है? ये आपको आरबीसी में देखा जाता है, आरबीसी में देखा जाता है। सिकल सेल कहाँ पे होता है? आरबीसी में देखा जाता है, और एक तरह से ये जेनेटिक है, जेने जेनेटिक डिजीज़ है ये। तो ये आपको याद रखना है। ये अ, शरीर को काफ़ी स्तर पे प्रभावित करता है। अगर ये आपको सिकल सेल हो जाता है तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का जो प्रवाह है वो कम हो जाता है। इससे क्या होता है? एनीमिया का शिकार हो जाएंगे लोग, खून की कमी हो जाएगी, एनीमिया होगा। और सबसे बड़ी बात है दोस्त, इसमें क्या होता है, जो आरबीसी होता है ना, वो आरबीसी कितने तक जिंदा रहता है आपको सबको पता होगा? 120 दिनों तक जीवित रहता है। लेकिन अगर सिकल सेल हो जाता है तो वह आरबीसी कम आपका 10 से 20 दिनों में ही नष्ट हो जाता है। इससे हमेशा खून में शरीर में काफ़ी खून की कमी होने लगती है, और बहुत सारे जो अंग है वो एक तरह शिथिल होने लगते हैं, और बाद में डेथ तक हो जाती है। तो सिकल सेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से कर हो गया होगा, इससे मतलब सभी क्वेश्चन बन भी जाएंगे, पूछा जाएगा तो। उसके बाद है कोलोनॉक्स। कोलोनॉक्स क्या है? कोलोनॉक्स क्या है आप लोग देखिए, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजिंग घाव ड्रेसिंग है। एक तरह से घाव का ड्रेसिंग करने के लिए, जो घाव हो जाते हैं गंभीर रूप से, उसी के ड्रेसिंग के लिए आपको देखिए कोलोनॉक्स है। तो कोलोनॉक्स का संबंध स्वास्थ्य से रिलेटेड है, और जो हमारा घाव से रिलेटेड चीज़ें हैं वो इसको कहाँ डेवलप किया गया है? जो परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा ये लॉन्च किया गया है तकनीक। और ये बार्क जो होता है उसके द्वारा विकसित किया, किसके द्वारा विकसित किया गया है? दे देगा कि डीआरडीओ के द्वारा, इसरो के द्वारा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, या तो इसमें क्या है, बार्क के द्वारा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और यह भारत की पहली नाइट्रिक ऑक्साइड घाव ड्रेसिंग तकनीक है, ठीक है। इसके द्वारा क्या, इसका उपयोग मूल रूप से कहाँ किया जाता है? जो डायबिटिक फूड अल्सर होता है, जैसे मान लीजिए कि बहुत लोग को आप लोग देखते होंगे कि डायबिटीज अगर बहुत काफ़ी दिनों से होता है तो उसके पैरों में घाव हो जाता है, जो पैर में होता है ना, घाव हो जाता है, तो वो घाव ठीक नहीं होता है, होता रहता है, उसके वजह से उसको कई सारी अन्य बीमारियां भी हो जाती है, और उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इसी को ठीक करने के लिए ये एक चीज़ जो डेवलप किया गया है, कौन सा? कोलोनॉक्स टेक्नोलॉजी, जिसमें कि डायबिटीज़ जो फूड अल्सर होता है उसके घाव को इसको ड्रेसिंग किया जाता है। उसके बाद देखते हैं भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंस विलेज। भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंस, ये सीधे दोस्त पूछा जा सकता है, कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र के नागपुर से 31 किलोमीटर दूर स्थित सतनावरी वारी गाँव में, ठीक है। आबादी 1800 प्लस है। इसमें क्या है इसकी विशेषताएं? इसमें स्मार्ट खेती, टेली मेडिसिन, एआई संचालित द्वारा जल निगरानी, डिजिटल कक्षाएं भी यहाँ पे की जाती है। अच्छा ये बताइए कि कृषि में एआई का यूज़ कैसे हो किया जा सकता है? सोचिए सोचिए,
एआई का यूज़ कैसे किया जाता है, एक तरह से हमें कमांड के रूप में हमेशा, ठीक है। एआई का यूज़ जो है कमांड के, जो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम होता है, जैसे मान लेते हैं कि उसमें मान लेते हैं कि पंप है, जो जिससे पानी हम लोग खेत में डालते हैं, पंप है। इसके जो मशीन है इसको हम क्या किए, इसमें सॉफ्टवेयर डालकर इसको एआई से कमांड दे दिए। जैसे एआई में फीड कर दिया गया कि अगर हमारे खेत में नमी का लेवल, मान लें नमी का लेवल अगर कितना हम फिक्स कर देंगे कि इस, मान लेते हैं अगर नमी का लेवल 50% है, तो अगर इससे कम होगा तो एआई को मैसेज जाएगा कि हम उसको उसमें पानी डालना है। तो जैसे ही एआई का ये 50% नमी कम होगा तो वो एआई को कमांड दे देगा। या मान लेते हैं हम अपने मोबाइल में ही एक उसमें ऐप इंस्टॉल कर लेंगे और वहीं से कमांड दे दिया जाएगा एआई को कि जो पंप है उसको ऑन कर दो या ऑफ कर दो। तो इस तरह से भी इसका यूज़ किया जाता है। आजकल देखते होंगे आपको कि जो हमारा एसी है या फ़ैन है या बल्ब है, जो भी इलेक्ट्रिक गैजेट है, उसको हम मोबाइल के द्वारा भी ऑपरेट करते हैं, वाईफ़ाई के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। उसके बाद देखिए मधु नेत्र एआई है, मधु नेत्र एआई है, सीधे पूछ देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। ये मधु नेत्र है, ये एम्स के द्वारा डेवलप किया गया, एम्स दिल्ली के द्वारा, ठीक है। एम्स दिल्ली के द्वारा ये डेवलप किया गया है और इसका संबंध किससे है, डायबिटिक रेटिनोथेरेपी। डायबिटिक रेटिनोथेरेपी के बारे में हम लोग पहले भी एक पढ़ चुके हैं, याद रखिएगा। इसी का पता लगाने के लिए भारत का पहला पूरी तरह से सत्यापित एआई ऐप है। इस ऐप के माध्यम से हम डायबिटिक रेटिनोथेरेपी का पता लगा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मधु नेत्र, मधु नेत्र का संबंध, मधु नेत्र से तो पता चल ही जाएगा, मधु जैसे हैं कि डायबिटीज लोग, पता है आप लोग तुक्का मार ही लीजिएगा, समझ जाइएगा। लेकिन इसी में अगर टाइप दे देगा मधु ये का डायबिटीज का, तब दिक्कत हो सकता है। तो इस तरह से आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों आगे का हम कुछ और दूसरे में करेंगे, छोटे छोटे ये सेक्शन बनाकर। तब तक आप लोग इसका रिवाइज करिए और इसके जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम पे चैनल पर मिल जाएगा। तो इस चैनल पर बने रहिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद आप सबका।